हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे आज हम कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन योर ड्रीम्स एंड रियलिटी इज कॉल्ड एक्शन। यानी कि आपके सपनों और उसको हकीकत बनने के बीच में जो एक छोटा सा डिफरेंस है ना, उस डिफरेंस का नाम, उस डिस्टेंस का नाम क्या है? एक्शन। जो व्यक्ति एक्शन ओरिएंटेड काम करेगा, एक्शन ओरिएंटेड गोल बनाएगा, उसके सपने जरूर हकीकत में बदलेंगे। जो केवल और केवल ड्रीम्स ही देखता रहेगा, आज मैंने होटल बना दिया, कल मैंने कोई सेब का बगीचा खरीद दिया, ऐसे सिर्फ सपने देखता रहेगा, उसके कभी भी ड्रीम्स जो है वो रियलिटी में नहीं बदल सकते। ठीक है, बिकॉज ड्रीम्स को हकीकत में बनाने के लिए आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे, आपको कुछ ना कुछ उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम अपने ड्रीम की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी CGL 2024। Iran should not walk into the web of provocation set by its rival। walk into का मतलब क्या होता है? शामिल होना, उलझना। किस चीज में ना उलझे? वेब में। वेब क्या होता है? जाला। किस चीज का जाला? प्रोवोकेशंस का। प्रोवोकेशंस मतलब जो उकसा रहे हैं, उसके जो राइवल्स, उसके जो प्रतिद्वंदी उसको उकसा रहे हैं ना, उसने उकसा के उसके लिए एक जाला तैयार कर दिया है। ईरान को उसके अंदर नहीं फंसना चाहिए। The twin blasts in the southeastern Iranian city of Kerman at a memorial of Qasem Soleimani। बोल रहे हैं दो ब्लास्ट हुए, कहाँ पे? साउथ ईस्टर्न इरानियन सिटी के अंदर में। किसकी, कौन सा शहर है? करमान। कहाँ पे हुए हैं? उसके अंदर भी शहर है वो बहुत बड़ा, उसमें भी किसी पर्टिकुलर जगह पे हुए हैं। तो मेमोरियल, कासिम सुलेमानी के मेमोरियल के ऊपर हुए हैं ये बम धमाके दो। द Quds force commander whom The US assassinated in Baghdad in January 2020। अब ये कासिम सुलेमानी कौन थे? ये Quds फोर्स कमांडर थे, यानी कि कोई Quds फोर्स है उसके कमांडर थे, जिनको कि यूएस ने असैसिनेट किया। असैसिनेट किया मतलब हत्या करी। कहाँ पे? बगदाद में। कब? जनवरी 2020 में। एक्सपोज द सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज ऑफ द इरानियन रेजिम एट अ टाइम व्हेन कॉन्फ्लिक्ट्स आर स्प्रेडिंग इन वेस्ट एशिया। तो ये क्या दर्शाते हैं? ये जो दो बम धमाके उनकी दरगाह पे हुए, उनके मेमोरियल जहां पे उनका बनाया गया वहां पे हुए, तो ये बम धमाके ये दिखाते हैं कि जो इरानियन रेजिम, इरानियन सरकार है, उसकी सिक्योरिटी कितनी वल्नरेबल है, कितनी रिस्क पर है। ठीक है, और वो भी ऐसे समय में जब उसके आसपास के पड़ोसी देशों में, पूरे वेस्ट एशिया में इतने भारी तनाव चल रहे हैं। उस टाइम पे वो ये दिखाते हैं कि ईरान की वल्नरेबिलिटी सिक्योरिटी की कितनी ज्यादा है। At least 84 were killed in the worst terror attack in Islamic Republic's history। अब ये जो है, ये इस्लामिक रिपब्लिक जो है, यानी कि ईरान देश की इतिहास में सबसे खतरनाक, सबसे वर्स्ट टेरर अटैक था, और इसमें कम से कम 84 लोग मारे गए हैं। सुलेमानी द ब्रेन बिहाइंड द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। सुलेमानी, जिनका पहले भी जिक्र करा, कासिम सुलेमानी, जिनके मेमोरियल के ऊपर यह हमला हुआ है, वो क्या थे? वो ब्रेन थे। ब्रेन मतलब उन्होंने बेसिकली इजाद किया था किस चीज का? इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। इसका उनने इजाद किया था, उनकी बदौलत ही ये जो डेवलपमेंट हुई थी। ओवरसीज ऑपरेशन, उसके ओवरसीज के जो ऑपरेशन, ओवरसीज यानी कि बाहर के देशों के जो विदेशी ऑपरेशंस होते हैं, उसके वो हेड थे। Had enjoyed cult status when alive। तो बोले इनका कल्ट स्टेटस, यानी कि एक तरह से होते ना कि पूरी दुनिया जो भी इनके भक्त थे, वो अंदर ऐसे भक्त थे कि मतलब वो किसी को मारने के, पीटने के लिए भी तैयार हो। उनके लिए, उनको इतना ज्यादा प्रसिद्धि हासिल थी जब वो जीवित थे। and became a symbol of embattled regime's resilience। और वो embattled यानी कि लड़ाई में लिप्त जो सरकार थी उसके रेजिलियंस यानी कि दृढ़ता, उसका लचीलापन, उसका वो सिंबल बन गए कि ये जो सरकार है ये लड़ाई में लिप्त होने के बावजूद भी इतनी दृढ़ है और इतनी लचीली है। ओवर द पास्ट 4 years, पिछले 4 सालों के अंदर। While Iran's leaders called it a terrorist attack but stopped short of blaming anyone। बोल रहे हैं हालांकि ईरान के लीडर्स ने इसको एक टेररिस्ट अटैक बताया है और किसी को भी ब्लेम नहीं किया है। सॉर्ट ऑफ यानी किसी काम को करने से रुक जाना, तो वो ब्लेमिंग, किसी को भी ब्लेम करने से रुक गए हैं, यानी कि उन्होंने किसी को भी ब्लेम नहीं करा है। मिड रंग ऑफिशियल्स, मिड रंग मतलब मध्य स्तरीय, बीच के लेवल के जो ऑफिशियल्स हैं, सेड
The responsibility for the attack lies with the US and the Zionist entity. बोल रहे हैं, उनने ये बोला कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन अटैक्स की, ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी यूएस की है और जायनिस्ट एंटिटी. जायनिस्ट कौन लोग होते हैं? तो जायनिस्ट एंटिटी बोला जाता है बहुत सारे अरब्स और मुस्लिम देशों और लेफ्ट विंगर्स जो हैं इन देशों के, उनके द्वारा जो स्टेट ऑफ इजराइल है उसको जायनिस्ट एंटिटी बोला जाता है, ये पुकार के रेफर किया जाता है. ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि जायनिस्ट यानी कि इजराइल का वो हाथ बता रहे हैं, यूएस और इजराइल का. हाउएवर ऑन थर्सडे द इस्लामिक स्टेट क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी. लेकिन हालांकि थर्सडे को इस्लामिक स्टेट आईएस ने इसकी जिम्मेदारी ली है. फॉर द आईएस सुलेमानी वाज अ स्वॉर्न एनिमी एज ही हैड मोबिलाइज्ड शिया मिलिशियाज टू फाइट द आईएस इन सीरिया एंड इराक. बोल रहे हैं अब क्योंकि आईएस के लिए जो सुलेमानी है वो एक मतलब कट्टर दुश्मन था, उनके लिए शपथ ग्रहण किया वाला दुश्मन था. यानी कि ऐसा था कि सुलेमानी ने, उन लोगों ने कसम खाई कि सुलेमानी को तो हम हटाकर ही रहेंगे, ऐसा दुश्मन था, कट्टर दुश्मन था. क्योंकि उन्होंने शिया मिलिशिया यानी कि शिया मिलिट्री को मोबिलाइज किया था. किस चीज के लिए मोबिलाइज किया था? ताकि वो सीरिया और इराक में आईएस के अगेंस्ट में फाइट करें. दीज ग्रुप्स played a role in the urban battles in Iraq during 2018-19. अब ये जो शिया मिलिशिया यानी कि शिया मिलिशिया क्या, वो स्थानीय लोग, लोकल लोग, सिविलियन पीपल जिन्होंने बाद में हथियार उठा लिए, मिलिट्री का साथ दिया, वो हो गए शिया. शिया दो समुदाय हैं इस्लाम के अंदर में भी, शिया और सुन्नी, दो अलग अलग तरह के मुस्लिम्स होते हैं. तो ये शिया मिलिट्री वाले शिया जो सिविलियन पॉपुलेशन कम टर्न मिलिट्री पॉपुलेशन जो थी, इन्होंने इन ग्रुप्स ने क्या किया, बहुत बड़ा एक अर्बन बैटल किया इराक में 2018-19 के दौरान में. दैट सॉ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फिजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ द आईएस कैलिफेट. जिन्होंने आईएस का जो कैलिफेट मतलब होता है जो चीफ मुस्लिम रूलर होता है ना, उनका खलीफ जिसको बोला जाता है, कैलिफ बोला जाता है, खलीफा बोला जाता है, उनका जो रूरल स्ट्रक्चर था, फिजिकल स्ट्रक्चर था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया इन शिया मिलिशिया ग्रुप्स ने 2018-19 के दौरान में. द ग्रुप लॉस्ट इट्स प्रोटो स्टेट बट सर्वाइव्ड मतलब बच जाना एज अ टेररिस्ट एंटिटी इन पार्ट्स ऑफ इराक, सीरिया एंड अफगानिस्तान. अब ये ग्रुप जो था, इसने जो अपना बेसिक रिप्रेजेंटेशन था, ऑटोनॉमस स्टेटस था, वो तो खोल दिया. ठीक है, मतलब पूरा एक बड़ा सा जो ग्रुप था वो तो नहीं रहा, लेकिन ये क्या बन गया, एक टेररिस्ट ग्रुप बन के रह गया. कहां पे? इराक के कुछ हिस्सों में, सीरिया में और अफगानिस्तान में. फॉर ईरान द अटैक हैज कम एट अ प्रिकैरियस मोमेंट. बोल रहे हैं अगर हम ईरान की बात करें तो ये जो अटैक्स हैं, ये जो हमले हुए हैं, ये एक प्रिकैरियस यानी कि अनिश्चित समय पर हुए हैं. व्हेन टेंशंस आर राइजिंग इन वेस्ट एशिया, जब वेस्ट एशिया में ऑलरेडी बहुत ज्यादा तनाव है. The Kerman Memorial event was bombed a day after a senior Hamas leader was killed in Beirut in a drone strike. बोल रहे हैं जो करमन मेमोरियल के ऊपर, यादगार के ऊपर, स्मारक के ऊपर जो हमला हुआ है, बॉम्बिंग हुई है, ये केवल एक दिन बाद हुई है. किस चीज के एक दिन बाद हुई है? जब एक सीनियर हमास लीडर को बैरूत में ड्रोन स्ट्राइक के दौरान मार दिया गया. उसके केवल एक दिन बाद करमन मेमोरियल पे बॉम्बार्डमेंट हुई है. फॉर विच लेबनीज ऑफिशियल्स हैव ब्लेम्ड इजराइल. जिसके लिए, किसके लिए? वो जो सीनियर हमास लीडर की जो मौत हुई है, उसके लिए लेबनीज लोगों ने, ऑफिशियल्स ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है. Hezbollah, which has been engaging Israeli troops in a limited way since October 7. बोल रहे हैं हेजबुल्ला जो क्या कर रहे हैं, इजराइल के ट्रूप्स को, उनके जो फौजी टुकड़ियां हैं उनको एंगेज कर रहे हैं, कि उनके साथ में फाइट में शामिल हैं. अक्टूबर 7 से हैज वाउड रिटेलिएशन. उन्होंने कहा है कि अब उन्होंने कसम खाई है, वर्ड मतलब कसम खाई है, प्रतिज्ञा ली है रिटेलिएशन की यानी कि प्रतिशोध की. On December 25, an Israeli strike in Syria killed Saeed Razi Mousavi. बोल रहे हैं दिसंबर 25 के दौरान में क्या हुआ, उस दिन क्या हुआ, इजराइल के एक हमले में, कहां पे? सीरिया में इजराइल ने हमला किया, वहां पे सईद राजी मौसावी की जान चली गई, उनकी हत्या कर दी गई. अ सीनियर IRGC एडवाइजर, जो कौन थे? IRGC के एडवाइजर थे. Israel, whose ongoing attack on Gaza had already killed
एटलीस्ट 22,000 पीपल। बोल रहे हैं इजराइल जिसके अभी के जो गाजा पट्टी के ऊपर हमले चल रहे हैं उसमें लगभग 22,000 लोग ऑलरेडी अपनी जान गंवा चुके हैं। seems ready to take more risks even at the cost of regional escalation। ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल तैयार है और तत्पर है किस चीज के लिए कि वो और ज्यादा रिस्क ले, चाहे इससे इस पूरे रीजन में तनाव बढ़ जाए, बट वो और रिस्क लेने को तैयार है, ऐसा लग रहा है। While in the Red Sea, Iran-backed Houthi rebels of Yemen have been repeatedly attacking commercial vessels since late November। और वहीं दूसरी तरफ रेड सी के अंदर क्या हो रहा है कि ईरान के द्वारा संरक्षण प्राप्त हौथी रिबेल्स, हौथी जो रिबेल्स हैं, विद्रोही हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो भी कहाँ के हैं ये हौथी रिबेल्स, यमन के हैं, और ये बार बार उनके कमर्शियल वेसल्स के ऊपर हमला कर रहे हैं। कब से? पिछले नवंबर से। प्रो ईरान शिया मिलिशियाज हैव टारगेटेड यूएस ट्रूप्स इन इराक एंड सीरिया। बोल रहे हैं जो ईरान के फेवर वाले शिया मिलिशियाज हैं वो क्या कर रहे हैं, वो यूएस ट्रूप्स को, इराक और सीरिया में यूएस ट्रूप को 7 अक्टूबर से टारगेट कर रहे हैं। एंड ऑन थर्सडे अ यूएस स्ट्राइक इन इराक किल्ड शिया मिलिशिया कमांडर। और वहीं इसी सब तनाव के दौरान में थर्सडे को क्या हुआ कि यूएस ने एक हमला किया जिसके अंतर में इराक के एक शिया मिलिशिया कमांडर की हत्या कर दी गई। The Israel-Hamas war is no longer about just Israel and Hamas। तो ये साबित हो जाता है कि ये जो इसराइल हमास का लड़ाई थी वो केवल इसराइल और हमास के बीच की नहीं रह गई है। It has put the whole region in a ring of fire। इसने पूरे के पूरे इस इलाके को एक आग के गोले में तब्दील कर दिया है, एक आग के गोले में बदल दिया है। As chaos spreads, the IS seems to have found an opportunity to strike its old enemy which is under pressure। अब क्योंकि इतना उथल पुथल यहाँ पे चल रही है, इतना ज्यादा तनाव यहाँ पे बढ़ चुका है, तो इसी बीच का फायदा किसने उठाया? IS ने उठाया। और क्या किया? उन्होंने अपने पुराने एनिमी के ऊपर टारगेट किया, हमला किया इस तनाव के अंदर में। The attack should serve as a warning to Iran and its rivals। तो ये जो हमला हुआ है ये ईरान और उसके राइवल्स, उसके प्रतिद्वंदियों के लिए एक वार्निंग है। If chaos and instability spread, it would be a boon for jihadists। बोल रहे हैं उनके लिए किस चीज का ये एक चेतावनी किस चीज की है कि अगर इस तरीके का तनाव और इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी तो जिहादिस्ट जो हैं वो लोगों को और ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। This calls for a de-escalation of current regional crisis। अब इससे क्या होता है? इससे इस इलाके में तनाव कम करने की डिमांड उठ खड़ी हुई है। ईरान on the other side should not walk into the web of provocations set by its rival। तो वहीं दूसरी तरफ हम ईरान को ये चाहिए कि वो इन प्रोवोकेशन से तनाव में ना आए, परेशान ना हो, जो उसके राइवल्स ने उसके लिए तैयार करे हैं जाला, उसके अंदर चक्रव्यूह जो रचाया गया है उसके अंदर ना फंस जाए। इट शुड शो रिस्ट्रेन एंड फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग इंटरनल सिक्योरिटी। बजाय कि उनको क्या करना चाहिए, उनको अपनी आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने पे, उसको और ज्यादा सुदृढ़ बनाने के लिए उनको प्रयास करना चाहिए। ये था पैसेज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द सिचुएशन इन ईरान एक्सेप्ट दैट। एक बात को छोड़ के बाकी सारी बातें सच हैं। वो कौन सी बात है, चलिए देखते हैं। The twin blast occurred in Kerman at a memorial of Qasem Soleimani। ये तो करेक्ट है, उन्हीं के मेमोरियल के ऊपर हुआ। Iran's leaders immediately blamed US and Israel for the attack। तो ये गलत है, ईरान के लीडर्स ने किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया। हालांकि जो निचले स्तर के, क्लैरिकल स्तर के, निचले स्तर के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने यूएस और इजराइल के ऊपर आरोप लगाया। The Islamic State claimed the responsibility for the blast। ये भी करेक्ट है। The blast exposed the security vulnerabilities of Iranian regime। ये भी करेक्ट है। So option B is correct because the statement is incorrect। Based on the passage, we can infer that the author would be more supportive of। पैसेज के अनुसार हम ये मान सकते हैं कि ऑथर जो है इस बात का सपोर्ट करते हैं। A direct military response by Iran against its rival। तो ये गलत है। उन्होंने पैसेज में बोला, लास्ट में भी ये तर्क दिया कि
ईरान को अपनी आंतरिक सुरक्षा के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ईरान एंगेजिंग इन फर्दर प्रोवोकेशंस इन रीजन, की और ज्यादा जो को उकसाया जा रहा है ईरान को, उसके ऊपर ईरान जो है जवाबी कार्रवाई करे, जो कि बिल्कुल गलत है। de-escalation of the current regional crisis and focus on internal security, बिल्कुल करेक्ट है। उन्होंने यही बोला कि भाई अगर इस रीजन में हमें तनाव कम करना है, क्योंकि अगर तनाव और इंस्टेबिलिटी और केओस बढ़ेगा तो जिहादिस्ट ट्रूप्स जो है वो इसका फायदा उठाएंगे, तो वो नहीं करना है, तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। ईरान फुल्ली सपोर्टिंग हिजबुल्लाह's एक्शन अगेंस्ट इजरायली ट्रूप, ये भी इनकरेक्ट है। What was the primary reason for Islamic State targeting Qasim Soleimani as mentioned in the passage? बोल रहे हैं क्यों IS ने कासिम सुलेमानी को टारगेट किया, क्या कारण बताया गया उसका? Soleimani's involvement in the assassination of a senior Hamas leader in Beirut, तो उसमें सुलेमानी का हाथ नहीं था, उसमें सीधे तौर पर जिम्मेदारी जो है इजराइल की थी, तो ये इनकरेक्ट है। Soleimani's role in mobilizing Shia militia against IS in Syria and Iraq, option B is correct. According to the passage, what critical warning does the terror attack in Iran's Kerman serve for the region? बोल रहे हैं पैसेज के अनुसार क्या गंभीर चेतावनी जो है ईरान के करमन के ऊपर जो टेरर अटैक हुआ उससे मिलती है? तो उससे यही मिलती है कि अगर इस इलाके में, इस रीजन में इंस्टेबिलिटी अगर बढ़ेगी और अगर केओस बढ़ेगा तो जिहादिस्ट जो है उनको बूस्ट मिलेगा, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, ठीक है, अपना सर उठाने की। इट इंडिकेट्स अ रिसर्जेंस ऑफ सोलेमानीज इन्फ्लुएंस इन मिडिल ईस्ट, ये इनकरेक्ट है। उनके इन्फ्लुएंस की वजह से आईएस ने नहीं हमला करा। इट अंडरस्कोर्स द नेसेसिटी फॉर ईरान टू रिटेलिएट अगेंस्ट द यूएस एंड इजराइल, बिल्कुल इनकरेक्ट है ये। उन्होंने बल्कि इस बात की तारीफ करी है राइटर ने कि ईरान ने इमीडिएटली किसी को भी ब्लेम नहीं करा है इसके ऊपर, इस अटैक के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। It highlights the risk of jihadist groups benefiting from regional chaos and instability. Option C is absolutely correct, कि यह इशारा करता है कि इस रीजन में chaos और instability का फायदा जिहादिस्ट ग्रुप्स जो है उठा रहे हैं और उठा सकते हैं और ज्यादा भी। What is the tone of the passage? Optimistic तो नहीं है, पॉजिटिव कुछ भी नहीं दिख रहा, indifferent कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, केयरलेस है, अनइंटरेस्टेड है, ऐसा भी कुछ नहीं है। इंक्विजिटिव यानी कि कुछ सवाल खड़े करना, कुछ क्वेश्चनिंग करना, तो वैसा भी नहीं है। क्रिटिकल है बिकॉज यहाँ पे कुछ जो इस इलाके में स्थिति है उसको एनालाइज करके उसके अंदर जो कमियां हैं और जो राइवलरी बढ़ रही है और कौन इसका फायदा उठा रहा है, इन चीजों को हाईलाइट किया गया। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। पैराजंबल का क्वेश्चन है, ही वुड सिट एट द एज ऑफ हर मदर्स बेड, कि वो ही कोई व्यक्ति पुरुष है, वो उसकी माँ के, किसी लड़की की माँ के बेड के एज पर बैठते थे एंड स्टेयर इनटू हर क्रिब, और उसके पालने में देखते रहते थे। अब ही और हर दोनों प्रोनाउन है, किसके लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं पता नहीं, तो ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। तो ऑप्शंस में देखो, ऑप्शंस में चलते हैं। यहाँ पे डी में ए स्टेटमेंट फर्स्ट है, तो डी हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। अरविंद बम्बल डाउन द इंटरमिनेबल कॉरिडोर, बोल रहे हैं कि अरविंद लड़खड़ा के गिर गया, जो बीच का कॉरिडोर का इलाका था ना उसमें। सडनली रिमाइंडेड ऑफ हिज डॉटर इन द डेज आफ्टर शी वॉज बोर्न, और उसको एकदम से अचानक से अपनी बेटी की याद आ गई उन दिनों की जब वो पैदा हुई थी। तो यहाँ पे हम समझ पा रहे हैं कि ही जो इस्तेमाल किया है वो अरविंद के लिए इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। फिर सी स्टेटमेंट में हिज डॉटर का इस्तेमाल किया गया, डी स्टेटमेंट में अगेन ही का इस्तेमाल किया गया, तो बी हमारा क्या होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट। तो ऑप्शन ए में बी फर्स्ट स्टेटमेंट है और ऑप्शन बी में बी फर्स्ट स्टेटमेंट है, सो डी को भी, ऑप्शन सी को भी एलिमिनेट कर दो। बोल रहे हैं कि अरविंद वहां पे लड़खड़ा के गिरा कॉरिडोर्स में, उसको अचानक से अपनी बेटी की याद आ गई उन दिनों की जब वो पैदा हुई थी। एज अ प्रोपोर्शन टू द फ्रैगमेंट ऑफ लाइफ हिज डॉटर हैड सीन, बोल रहे हैं कि जितनी भी थोड़ी सी जिंदगी उसकी बेटी ने जी है, एन आर वॉज अ वास्ट स्प्रॉलिंग स्पेस, अगर उसका हम प्रपोर्शन निकालें कि घंटे के अनुसार अनुपात निकालें, तो बोल रहे हैं कि घंटा, एक घंटा भी बहुत बड़ा था, बहुत ज्यादा था, यानी कि उनकी बेटी ने बहुत थोड़ी जिंदगी जी है जिसके अनुसार तो एक घंटा भी बहुत ज्यादा था। Some days he would imagine the world through her eyes,
कुछ दिनों में कई बार तो ऐसा होता है कि वो दुनिया को उसकी आंखों के नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं, एंड ही वुड फील इन हिज हार्ट हाउ लॉन्ग एन आवर एक्चुअली वाज, और वो अपने दिल में सोचते थे कि क्योंकि उन्हें बहुत थोड़ा सा समय, तो उसके लिए तो 1 घंटा भी काफी था, बहुत ज्यादा बड़ा समय था, क्योंकि उन्हें उम्र भर की जिंदगी तो देखी नहीं, उन्हें थोड़ी सी जिंदगी देखी, तो 1 घंटा भी शायद इतनी ही जिंदगी होती होगी। तो मैंने 1-1 घंटा 1-1 दिन के बराबर जिया, 1-1 साल के बराबर जिया। ठीक है, तो बी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। अब फर्स्ट तो ये हो गया, पता चल गया। उसके बाद में तो सी और डी जो आपस में इंटरलिंक्ड है। अब क्योंकि शुरुआत हो रही है कि कुछ दिन वो उसकी जिंदगी का अनुपात, मतलब उसकी जिंदगी को इमेजिन करता है, तो 1 घंटा भी बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि उसने इतनी थोड़ी जिंदगी जी है कि 1 घंटा भी बहुत बड़ा है। तो यानी कि डी स्टेटमेंट के बाद में सी स्टेटमेंट आएगा। अब देखो ये 2 हमारे पास ऑप्शंस बचे हैं, यहाँ पे सी पहले आ रहा है, डी बाद में, यहाँ पे डी पहले आ रहा है, सी बाद में। तो हमारा अरेंजमेंट क्या बन रहा है, बी बी ए डी सी। ठीक है, बी ए डी सी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है मेंशन। मेंशन के स्पेलिंग होते हैं MENTION, मेंशन। इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज का जिक्र करना। ठीक है, सो ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है, इसमें मेंशन TOIN है। ऑप्शन बी में MENTION बिल्कुल करेक्ट है। मेंशन नहीं होता, मेंशन नहीं होता, ऑप्शन बी इज करेक्ट। The female ostrich guards the nest at night and the male guard it in the day. अब देखो, पहली बात तो एक चीज समझना, फीमेल ऑस्ट्रिच सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर, द फीमेल ऑस्ट्रिच की कोई भी एक फीमेल ऑस्ट्रिच जो है तो सिंगुलर आएगा, तो जो हमारा वर्ब आएगा गार्ड करने का वो भी सिंगुलर आएगा। ठीक है, वही चीज यहां पे लॉजिक लगाओ। एंड द मेल क्या आना चाहिए, गार्ड की बजाय गार्ड्स, GAURDS। ठीक है, गार्ड्स आना चाहिए। यहां पे गार्ड है, यहां पे गार्डिंग है, यहां पे गार्ड्स है। ठीक है, उसके बाद में जब आप बात करते हैं दिन के दौरान में करने की, तो इन डे नहीं होता, जो करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट एक्सप्रेशन होता है वो ड्यूरिंग द डे होता है। सो गार्ड्स इट ड्यूरिंग द डे, ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव का हमें एंटोनिम चाहिए। तो प्रोग्रेसिव का मतलब कौन होता है, क्या होता है, फॉरवर्ड थिंकिंग करने वाला, प्रगतिशील सोचने वाला। ठीक है, तो वही उसके विपरीत क्या होता है, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब पारंपरिक सोचने वाला या थोड़ी रूढ़िवादी विचारधारा वाला। रिपीटेड, बार बार किसी चीज को दोहराना। एरिस्टोक्रेटिक, एरिस्टोक्रेटिक का मतलब होता है अभिजात जो होता है उसको बोला जाता है एरिस्टोक्रेट। और मूविंग, मूविंग मतलब आगे चलना, गतिमान होना। सो यहां पे ऑप्शन ए कंजर्वेटिव इज करेक्ट। इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, इसके लिए हमें 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है। तो अब देखो, सेटिस्फैक्टरी यानी कि संतुष्ट, जिस चीज में आपको संतुष्टि मिलती हो यानी कि संतोषजनक है। सेटिस्फाएबल यानी कि जिसको आप संतोष करवा सकते हैं। केपेबल ऑफ बीइंग सेटिस्फाइड, होते हैं ना कुछ टीचर होते हैं जिनको आप थोड़ा भी लिख के दे दो, थोड़ा भी अच्छा तरीके से लिख दो, वो खुश हो जाते हैं। लेकिन कुछ होते हैं आप कितना भी अच्छा लिख दो वो सेटिस्फाई होते ही नहीं। जैसे कुछ बच्चे भी होते हैं ऐसे कि मैम कितना भी अच्छे से समझा ले, उनको शिकायत करनी कि नहीं समझा रहे अच्छे से, तो वो क्या हो गया, सेटिस्फाएबल, जो व्यक्ति समझ जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। कंटेंटेड, कंटेंटेड का मतलब होता है संतुष्ट होना। इनसेटाइबल, इनसेटाइबल का मतलब होता है अतृप्त रहना, जो कि संतुष्टि नहीं मिलती है, किसी चीज की डिजायर जो है, क्रेविंग जो है खत्म नहीं होती। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Rudra was laughed at by all his friends when he wore his socks inside out, कि रुद्रा का सभी उसके दोस्तों द्वारा मजाक उड़ाया गया जब उसने अपनी सॉक्स जो है वो उल्टी पहन ली, यानी कि बाहर वाली अंदर, अंदर वाली बाहर, जैसे साइड होती है ना वैसे पहन ली। तो अब यहां पे सबसे पहले ढूंढो वर्ब क्या है। लाफ्ड पास्ट में आ रहा है, ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि इसमें पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। बाय ऑल हिज फ्रेंड्स, तो बाय ऑल हिज फ्रेंड्स क्या है, हमारा सब्जेक्ट, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, रुद्रा। सो ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट रुद्रा व्हेन ही वोर हिज सॉक्स इनसाइड आउट। इफ नहीं आएगा, कंडीशन नहीं है, व्हेन नहीं आएगा, रुद्रा पहले आएगा। ऑल हिज फ्रेंड्स विल बी लाफिंग, हंसेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, ऐसा नहीं है, ये
आगे आने वाला फ्यूचर टेंस की बात नहीं हो रही, पास्ट में कोई घटना हुई है उसके बारे में बात हो रही है. ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट रुद्रा व्हेन ही वोर हिज सॉक्स इनसाइड आउट. ऑप्शन डी इज करेक्ट. टुडे डैश सोसाइटी इज लिटरली पॉइजनिंग द अर्थ विद एसिड रेन. बोल रहे हैं आज की अब किसी प्रकार की सोसाइटी का जिक्र किया गया है. ठीक है, वो क्या कर रही है, वो जाहिर तौर पे एकदम शाब्दिक तौर पे धरती को पॉइजन कर रही है एसिड रेन के जरिए से. कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है वैश्विक. डेवलपिंग यानी कि जो गति कर रही है, विकास कर रही है. ग्रोइंग अगेन बढ़ती हुई. इंडस्ट्रियलाइज यानी कि जहां पे इंडस्ट्रियल सेटअप हो चुका है, तो इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी की वजह से ही एसिड रेन हो रही है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. लेट अस हैव ऑल द रेगुलेशंस इन ब्लैक एंड व्हाइट. इसका मतलब क्या है, आपको लिखित में चाहिए. कोई भी जितनी भी रेगुलेशंस है वो आपको लिखित में चाहिए. सो ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या है, इन राइटिंग. पेंटेड इन कलर, प्रिंटेड इन कलर्ड इंक, रिटन ऑन ब्लैक बोर्ड. In writing. Option D is correct. In writing. Although there are more than 100 known elements, बोल रहे हैं हालांकि हम लोग 100 से भी ज्यादा एलिमेंट्स की जानकारी रखते हैं. They rarely occur at a pure state. अब प्योर स्टेट में नहीं होते, तो प्योर स्टेट में नहीं होते कि उनमें से कुछ ही होंगे, कोई ही होगा जो अपनी प्योर स्टेट में मिलेगा. तो एट की बजाय क्या होगा, इन अ प्योर स्टेट. क्या होगा, इन अ प्योर स्टेट. ऑप्शन सी में एरर है, एट की बजाय इन अ प्योर स्टेट इज करेक्ट. यू मे लेफ्ट द क्लास व्हेन यू हैव कंप्लीटेड द टेस्ट. अब मे से पता चल रहा है कि ये फ्यूचर की घटना है, फ्यूचर के लिए वो रेफरेंस दे रहे हैं कि आप जा सकते हैं जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाए. लेफ्ट बताता है पास्ट की घटना की वो ऑलरेडी चला गया. ठीक है, तो यहां पर यू मे के साथ में लेफ्ट नहीं आएगा. यू मे लीव द क्लास व्हेन यू हैव कंप्लीटेड द टेस्ट. जब आपका टेस्ट खत्म हो जाए तब आप क्लास छोड़ के चले जाना. सो द क्लास व्हेन यू हैव कंप्लीटेड, यू मे लेफ्ट. ऑप्शन डी में एरर है, लेफ्ट की बजाय क्या आएगा, लीव. इट इज अ पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट. इट कौन सा इट, नो आइडिया. ए फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता. ठीक है, इनकरेक्ट है. टूरिस्ट स्पॉट फॉर वॉचिंग द सनसेट एंड सनराइज ओवर द ओशन. बोल रहे हैं कि ये एक बेहतरीन और बहुत पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है. टूरिस्ट मतलब जहां पे बहुत ज्यादा पर्यटक आते हैं. तो एक पर्यटक स्थल है जहां से लोग सनसेट और सनराइज समुद्र के ऊपर देखते हैं. कन्याकुमारी इज अ कोस्टल टाउन इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु ऑन इंडिया साउथर्न टिप. बोल रहे हैं कन्याकुमारी एक तटीय इलाका है, तटीय टाउन है, जहां कहां पे, स्टेट ऑफ तमिलनाडु में. जहां, और ये कहां पर है, इंडिया के सदर्न टिप पर, यानी कि सदर्न मोस्ट टिप पर है. इट इज ऑल्सो नोटेड पिलग्रिमेज साइट. ये एक हमारी पिलग्रिमेज साइट भी है. पिलग्रिमेज क्या होता है, तीर्थ यात्रा वाली साइट भी है. थैंक्स टू एक भगवती अम्मन टेम्पल. और क्यों है ये तीर्थ वाली साइट, क्योंकि यहाँ पे एक भगवती अम्मन टेम्पल है. एंड आर लेडी ऑफ रैमसन चर्च, और लेडी ऑफ रैमसन चर्च भी यहाँ पर है. अ सेंटर ऑफ इंडियन कैथोलिज्म, जहां से इंडियन कैथोलिज्म का यानी कि क्रिश्चियनिटी का प्रचार हुआ, केंद्र बना. जटिंग आउट इनटू द लेगेटिव सी. अब लेगेटिव क्या है, लेगेटिव एक समुद्र, जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है ना, उसी में एक पार्ट ऑफ आइलैंड है, समूह है ग्रुप आइलैंड्स का, वहां की नदी की बात करें. जटिंग आउट इनटू द लेगेटिव सी, द टाउन वाज नोन एज केप कमोरिन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. अब ये लेगेटिव सी के अंदर में मिलता है, लेगेटिव सी के आसपास का इलाका है, तो इस टाउन को ब्रिटिश रूल के दौरान में केप कमोरिन कहा जाता था. तो सबसे पहला तो हमें पता चल गया कि कन्याकुमारी की बात की जा रही है कि ये कोस्टल टाउन है. सो इट जो है वो किसको रेफर किया जा रहा है, कन्याकुमारी को. फर्स्ट हो गया. उसके बाद में इसका पुराना नाम बताया कि इसको पहले केप कॉमोरिन बोला जाता था ब्रिटिश रूल के दौरान में. ये हो गया सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट हो जाता है कि ये ज्यादा पॉपुलर है सनराइज और सनसेट ओशन के ऊपर देखने के लिए. ये हो गया थर्ड पॉइंट. और फाइनल पॉइंट हो जाता है कि इसको एक ऑल्सो नोटेड कि ये एक पिलग्रिमेज साइट भी है. क्यों है, उसके रीजन बता दिए गए. तो हमारा अरेंजमेंट क्या बन रहा है, बी डी ए सी. बी डी ए सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट.
The invigilator did not know that the two boys were exchanging notes under his nose. Under his nose का मतलब है कि उसकी आंखों के सामने, बिल्कुल एकदम उसके सामने सामने वो लोग नोट्स एक्सचेंज कर रहे थे, ये इन्विजिलेटर को पता ही नहीं चला. सो रिटन इन स्मॉल लेटर्स नहीं, रोल्ड इनटू स्मॉल पैलेट्स नहीं, रैप्ड इनटू हैंडकरचिफ नहीं, राइट इन फ्रंट ऑफ हिम, ऑप्शन डी इज करेक्ट, कि एकदम उसकी आंखों के सामने वो लोग चिटिंग करे थे और इन्विजिलेटर को पता भी नहीं चला. हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी का मतलब होता है शत्रुता, ठीक है, अनफ्रेंडली, तो इसका हमें सिनोनिम बताना है एनमिटी. एनमिटी मतलब दुश्मनी. सिंपैथी मतलब किसी के साथ में सहानुभूति रखना. गुडविल मतलब सद्भावना. फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती. सो ऑप्शन ए एनमिटी इज करेक्ट. पब्लिक का एंटोनिम बताना है. पब्लिक मतलब जो सबके लिए है, आम जनता के लिए है, सार्वजनिक है. वही प्राइवेट क्या होगा, जो केवल मेरे पर्सनल उपयोग के लिए है. कॉमन आम, साधारण, आमतौर पे जो होता है. रेडी, रेडी मतलब तैयार. प्राइवेट मतलब कुछ पर्सनल यूज के लिए कोई चीज है. रेस्ट्रिक्टेड होता है ना, ये प्राइवेट इलाका है, यहाँ पे आपका आना प्रतिबंधित है, प्रतिबंधित. सो ऑप्शन सी प्राइवेट इज करेक्ट. करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है. स्वीटर, स्वीट के स्पेलिंग क्या होते हैं, SWEET, तो स्वीटर के स्पेलिंग ए कैसे आएगा, इनकरेक्ट है. सीजर्स, सीजर्स के स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है. क्लटरिंग, क्लटरिंग के स्पेलिंग भी इनकरेक्ट है. अगर तो ये क्लटर की बात करें तो CLU होता है क्लटर, ठीक है. अगर ये क्लेटिंग की बात करें तो उसमें टरिंग नहीं आता, क्लेटिंग आता है. टेरिबल, टेरिबल में डबल आर आता है, इसके स्पेलिंग भी इनकरेक्ट है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. Marine Conservation Society is hosting the Anjal Turtle Festival 2019. एक मरीन कंजर्वेशन सोसाइटी है जो कि अंजार टर्टल फेस्टिवल 2019 होस्ट कर रही है. एमिंग टू मेक मोर पीपल अवेयर अबाउट ऑलिव रिडली टर्टल्स, और इसका मकसद क्या है कि वो और ज्यादा लोगों को जागरूक करेगी ऑलिव रिडली टर्टल्स के बारे में. द सी डैश, अब सी क्रिएचर होंगे ये, ठीक है. Sea creatures get their names from their olive color dash. अब ये इनका नाम ऑलिव रिडली टर्टल क्यों पड़ा, उनकी ऑलिव कलर की स्किन की वजह से हो सकता है, शेल की वजह से हो सकता है, बट कुछ ऑलिव कलर का है उनका. They grow to about 2 feet in dash and reportedly mate at around 1,000 kilometers from the Anjar dash. बोल रहे हैं कि इनकी जो लंबाई है वो लगभग 2 फुट तक की होती है, और ये कथित तौर पे मेटिंग जो करते हैं वो अंजाल आइलैंड हो सकता है, अंजाल कोई जगह हो सकती है, उससे 1000 किलोमीटर के दायरे में करते हैं. These turtles come to beach to lay dash. अब ले अंडे देने के लिए आते हैं, अंडे दिए जाते हैं, ठीक है. सो चलिए देखते हैं. द सी टर्टल्स, सी स्नेक्स, अब ये स्नेक्स तो नहीं है, फिश भी नहीं है, एनिमल भी नहीं है. सी टर्टल्स, ये जो समुद्री टर्टल्स हैं, इनका नाम जो है इनकी ऑलिव कलर्ड डैश की वजह से. ऑलिव कलर्ड विंग्स, उनके पंख नहीं होते. शेल, उनकी शेल होती है. अगेन फेदर्स नहीं होते उनके, और बीक नहीं, चोंच नहीं होती, तो उनकी ऑलिव कलर की शेल की वजह से पड़ा है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. दे ग्रो टू अबाउट 2 feet इन, किसमें उनकी लंबाई होगी ना, लेंथ होगी, तो 2 feet इन ग्रोथ, वेट, डेप्थ, लेंथ. ऑप्शन ए इज करेक्ट. एंड रिपोर्टेडली मेड एट अराउंड 1000 किलोमीटर्स फ्रॉम द अंजाल. अब अंजाल क्या है, एक जगह का नाम है जो कि क्या है, समुद्री तट. फेस्टिवल, सी, सैंड या बीच. ऑप्शन बी बीच इज करेक्ट. These turtles come to beach to lay dash young ones. नवजातों को आप ले नहीं करते, उनको गिव बर्थ करते हैं, ठीक है. यू गिव बर्थ टू यंग वंस, यू डू नॉट ले यंग वंस. पेबल्स, पत्थर होते हैं. शेल्स, जो ऊपर की शेल होती है ना कछुए की, उसको बोलते, तो उसको ले नहीं किया जाता, उसको टेक ऑफ किया जाता है या पील ऑफ किया जाता है, शेड किया जाता है. सो ऑप्शन बी एग्स इज करेक्ट. दैट्स ऑल. आज के सेशन में इतना ही. आई होप आपको कंटेंट पसंद आया हो और समझ आया हो. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.